बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस और हम इसमें देखेंगे कि हमें इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम ये चीज़ जानने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास दो तरह की इन्वायरमेंट होती है। वन इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट, सेकंड इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में हम टॉप लेवल एनालिसिस करते हैं और हम मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करते हैं, और इसमें आप लीगल फैक्टर को देखते हैं, इकोनॉमी मुल्क की देखते हैं, सोशल कल्चरल चेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही होती हैं सोसाइटी में। इट इज़ बेसिकली आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशनल आप कह सकते हैं एनालिसिस है, और ये आप कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे है। तो इसमें हम मेजर फैक्टर्स देखते हैं, लीगल पॉलिटिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, इकोनॉमी का क्या लेवल है, एंड सोशल कल्चरल चेंजेस। इसके साथ है इसके थोड़ा सा ये भी आउटसाइड कंपनी इन्वायरमेंट है जिसे हम कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। उसमें हम स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप, इंटरमीडियरीज क्या हैं, सप्लायर्स, कंपेटिटर कौन से हैं, कस्टमर किस नेचर के हैं, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन एक है इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस। इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि हम कंपनी की इंटरनल सिचुएशन को असेस कर रहे हैं, हम कंपनी की इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। इनफैक्ट माइक्रो एंड मैक्रो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस है कंपनी का, और इंटरनल एनालिसिस जिसका नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है हमें कि ये कंपनी की इंटरनल सिचुएशन है। अब जो चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस करने के लिए, तो हमें इन 5 एस्पेक्ट्स पे देखना चाहिए कि ऑपरेटिंग रिजल्ट्स कंपनी के कैसे हैं। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। ये हमारे पास चीज़ें आएंगी, उसमें हम देखें कि कंपनी की सेल्स कैसी हैं। आप 5 साल का सेल्स का डेटा लें तो वो एक ट्रेंड बनेगा, उसका आप ग्राफ बना लें, लाइन ग्राफ बना लें, लाइन चार्ट बना लें, और फिर उसमें देखें कि अच्छा सेल्स का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर और ये भी देखें कि पिछले 5 सालों में एवरेज इंक्रीज कितना था। तो ये आप एक्सेल में बना लेना, ये जो डेटा हो सेल्स का, ये 5 साल का डेटा लें, सेल्स का ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4 एंड 5 का डेटा लिख लें। फिर आप हर साल का इंक्रीज देखें कि हर साल में कितना इंक्रीज हुई है सेल्स, और उसका ग्राफ भी बना लें। और फिर आप एवरेज इंक्रीज देखें कि इन 5 सालों में हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है। अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी कंपनी ठीक जा रही है। फिर ये जो जितना आपने इंक्रीज किया है ये ठीक है या नहीं, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप 5 साल का ही आपके कंपेटिटर्स का डेटा लें। ऐसी कंपनीज का डेटा लें जो आपके समहाउ कंपेटिटर है या जिसका साइज आपकी कंपनी के बराबर है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के हैं से प्रोडक्शन कैपेसिटी है से 5000 यूनिट्स, और आपके एक और कंपनी है जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसकी कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स। अब वो कंपनी तो ज़ाहिर है आपसे 4 गुना बड़ी है, तो डेफिनेटली उसकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी सेल का कंपैरिजन उन लोगों से करें, उन कंपनीज के साथ जो समहाउ आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली हैं, आपकी कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो आप अपने 5 साल का डेटा लिया, उसके ग्राफ बना के आपने देख लिया, उनका एवरेज देख लिया कि एवरेज इन 5 सालों में कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसी तरह कंपेटिटर्स का डेटा लें 5 साल की सेल्स का, उनमें देखें कि उनमें एवरेज जो सेल्स इंक्रीज है 5 सालों में वो कितना हुआ। अगर आपका सेल्स का इंक्रीज है 5% और आपके कंपेटिटर्स का 10% है, तो इट मीन्स कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये समहाउ क्वेश्चन मार्क है आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। उसकी कुछ भी रीज़न हो सकती है, लेकिन हमें एक एटलीस्ट पता चल गया कि हमारे कंपेटिटर्स ने हमसे बेहतर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू अस। तो ये सेल्स का आप 5 साल का फिगर लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
इसी तरह मार्केट शेयर आप देखें कि अच्छा ये जो मार्केट शेयर है आपका कितना मार्केट शेयर है। हम मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा ये सेल्स का डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? ये सेल्स का डेटा हमें कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगा, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा कि पिछले 5 सालों में सेल्स क्या थी, और इसी तरह आपके कंपेटिटर्स का भी डेटा उनकी एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा, और आप इस तरह कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि अच्छा कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब मार्केट शेयर है, अब मार्केट शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप ये है कि आप 100 लोगों का सैंपल लें, 100 कस्टमर से आप ओपिनियन लें, उनसे पूछें। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि पेप्सी का शेयर ज़्यादा है या कोक का शेयर ज़्यादा है, तो आप लोगों से पूछें, 100 लोगों का डेटा लें और उनसे पूछें कि अच्छा अभी आपको अगर ये हम ऑप्शन दे जाएं, ये कोई क्वेश्चनर बना लें कि अच्छा आपको ये हम ऑप्शन दें तो आप ये पेप्सी की प्रोडक्ट बाय करोगे या कोक की या किसी और कंपनी की, तो उससे आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 में से 30 लोग कहते हैं कि अच्छा हम पेप्सी की प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, और 50% कहते हैं जी हम कोक की प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो रिमेनिंग बाकी कंपनी की प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो इससे ये पता चल गया कि आपकी कंपनी का शेयर जो है वो 30% है, कोक का शेयर 50% है, और बाकी जो अदर ब्रांड्स है उनका 20% है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मार्केट शेयर कितना है। इसी तरह फिर आप इसी बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है तो बिल्कुल ठीक है, आप बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, आपकी स्ट्रेंथ है ये। अगर आपका शेयर कम हो रहा है फिर इसको कंपैरिजन भी करें, एवरी ईयर कंपैरिजन करें कि अच्छा लास्ट ईयर हमारा शेयर कितना था, इस दफ़ा कितना है, उससे पिछले साल हमारा शेयर कितना था, ताकि हमें अंदाज़ा तो लगे कि हमारा अंदाज़ा तो हो कि ये शेयर जो हमारा मार्केट शेयर है वो पॉजिटिव सिमत में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। लाइक हम एनालिसिस तो कर सके ना, हमें पता तो चले ना कि हमारी सिचुएशन बेहतर हो रही है या डिटीरियोरेट हो रही है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि ये हमारी स्ट्रेंथ बन रही है या हमारी वीकनेस बन रही है। इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये आपने मोस्टली ये इस तरह की ये जो फिगर्स है ना प्रॉफिट मार्जिन, ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, वो जिस तरह वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सेकंड चैप्टर है रेशियोज एनालिसिस, तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन है कि डिफरेंट रेशियोज हैं कि रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। तो लाइक आप वो 5-6 रेशियोज को कैलकुलेट करें और अपने 5 साल का एनालिसिस करें। एक चीज़ तो ज़हन में रखें कि कम से कम 5 साल का डेटा होना चाहिए आपके पास। तो पिछले 5 साल का डेटा लें, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करें और चेक करें कि इन लास्ट 5 ईयर्स में आपका प्रॉफिट मार्जिन एवरेज कितना रहा। अब इसी तरह आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को आपके कंपेटिटर से वो कंपैरिजन करें कि कंपेटिटर्स का प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा ऑन एवरेज इन पिछले 5 सालों में। अगर तो वो लाइक समहाउ बड़ा आप कह सकते हैं कि जी वो उनसे बेहतर रहा तो आपकी ये स्ट्रेंथ है, अगर उनसे डिटीरियोरेट हुआ तो समहाउ अनफेवरेबल है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा चलेगा कि ये आपकी स्ट्रेंथ है या समहाउ वीकनेस बनने जा रही है। इसी तरह कॉस्ट देखें, इस तरह एक वो एनालिसिस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो उसमें आप चेक करते हैं कि अच्छा आपकी जो सेल्स हैं वो आपकी जो कॉस्ट है वो सेल्स का कितने % है, तो फिर आप उसको प्रीवियस ईयर से मैच भी करते हो कि अच्छा इस दफ़ा सेल्स से हमारी जो कॉस्ट है वो सेल्स का से 30% है, तो लास्ट ईयर हमारी जो कॉस्ट थी वो सेल्स का कितने % थी, पता चले वहाँ लास्ट टाइम हमारी 25% थी, अब 30% है, लास्ट ईयर 25% थी, इट्स मीन हमारी कॉस्ट 5% बढ़ गई। अब इसी तरह का एनालिसिस हम अपने कंपेटिटर्स करके देखें कि क्या कंपेटिटर की जो कॉस्ट है वो भी इसी रेशो से बड़ी है। अगर तो वो बड़ी है तो फिर तो इट्स मीन ये इस तरह का इशू सबके लिए आया, लेकिन अगर हमारी कॉस्ट ही सिर्फ बड़ी है तो इट मीन्स हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई रॉ मटेरियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाय कर लिया, या हमने ऐसे वेंडर से मटेरियल बाय किया जो हमारे लिए सपोर्टिव नहीं था। तो लाइक इस तरह की चीज़ें आपने थोड़ा सा ना इसको देखना है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये आपकी इंटरनल एफिशिएंसी क्या है। इस तरह मार्केटिंग मिक्स की इफेक्टिवनेस को चेक करें कि प्रोडक्ट से लोग कितना सेटिस्फाइड हैं आपकी प्रोडक्ट से, फिर कंपेटिटर का एनालिसिस करें कि उनकी प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है। इसी तरह प्राइसेस चेक करें आपका कंपैरिजन विद अदर्स, एंड इसी तरह प्रमोशनल इफेक्टिवनेस आप चेक करें, और देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेक करें कि डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजीज आपकी कंपनीज फॉलो कर रही है
वो बेहतर हैं या दूसरी कंपनीज जो कर रही हैं वो कैसी कर रही हैं। तो हमने ये सारे चैनल का एनालिसिस करना होगा ताकि हमें अंदाज़ा चल सके कि अच्छा हम ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। इस तरह मार्केटिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, हम कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारी कैसी है, मार्केटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट की आपस में कैसी कम्युनिकेशन है। तो लाइक वी नीड टू लुक इनटू इंटरनल प्रोसेसेस। इससे हमें ये पता चलेगा कि अच्छा हम कितने सही काम कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है या नहीं। समटाइम पता चले मार्केटिंग वाले मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट की आपस में कोलैबोरेशन ही नहीं, मार्केटिंग वाले अपनी ऐड में कुछ बता रहे हैं और सेल्स वाले वैसे काम ही नहीं कर रहे। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग वाले पता चले वो फीचर ही नहीं प्रोडक्ट में डाल रहे जो मार्केटिंग कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो इट्स मीन इससे ये पता चलेगा कि इनकी भाई आपस में जो कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट की वही बेहतर नहीं है। अगर वही बेहतर नहीं है तो हम कैसे एक मैसेज देंगे। तो मार्केटिंग मिक्स में तो हमने ये कहा था कि हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सारे एलिमेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहिए, फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाहिर है वो मैसेज मार्केट में अप्रोप्रिएट नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें एक्टिवली देखना चाहिए। इसी तरह मार्केटिंग सिस्टम में हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, प्लानिंग सिस्टम, हम प्लानिंग टूल्स यूज़ भी करते हैं या नहीं करते, कंट्रोल मैकेनिज्म्स हमारे कैसे हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इन चीज़ों का भी हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास पता चले कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। पता चले हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फाइल्स में पड़ी हूँ, हार्ड फाइल्स में। अब हार्ड फाइल्स अगर 100 हार्ड फाइल्स हैं तो हम कैसे इन्फॉर्मेशन उनसे सर्च करेंगे। तो इट मीन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं। तो ये हमारी वीकनेस है। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है। इस तरह हमारे पास अगर इंटरनल कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रेंथन है कि हमारा एक कोई सॉफ्टवेयर है इंटरनल कम्युनिकेशन का कि एक आदमी जो भी कोई डिसाइड करता है तो वो इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होती है। तो लाइक ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंटरनल जो कम्युनिकेशन है बड़ी स्ट्रांग है। इसी तरह अगर कोई प्लानिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम प्लानिंग टूल यूज़ ही नहीं कर रहे, कोई एनालिसिस ही नहीं करते, कोई हमारे प्लानिंग टूल्स नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई MIS सिस्टम ही नहीं है, तो दीज आर आर वीकनेसेस। तो यही चीज़ें तो हमने अपनी एनालिसिस करनी है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये अगर हम अपना एक्यूरेटली असेस कर लें ना, फिर हमें आसानी होगी कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है कि हम कहें जी हम ना एक एरोप्लेन बना लेंगे, वो पता चले हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ ही नहीं है, हम कैसे बना लेंगे। हम वो ख्वाब हमारे कभी पूरे नहीं हो सकते जिसमें हमारी स्ट्रेंथ उनके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो हमें अपनी प्लानिंग, हम अपनी स्ट्रेटजीज, अपने डिसीजंस, हमें अपनी इंटरनल सिचुएशन को देखने के बाद करने चाहिए ताकि हम अप्रोप्रिएटली उसका डिसीजन कर सकें। तो फिर जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना, जब हमने ये एनालिसिस कर लिया तो एनालिसिस के बाद फिर हम ना लाइक आप एक सही डिसीजन कर सकेंगे। अच्छा हमारी सेगमेंटेशंस कैसी है, कंपैटिटिव एडवांटेज हमारे क्या हैं, कंपिटेंसीज हमारी क्या हैं, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, पोजीशनिंग हम कैसे कर रहे हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस भी करें हम कि अच्छा कौन सी हमारी लाइक प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो ये हमें सारा एनालिसिस करना चाहिए। जब हमारे पास ये एक्यूरेट एनालिसिस होगा तो फिर हम शायद सही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को बड़े अप्रोप्रिएटली देखना चाहिए। और ये बेसिकली आपका इंटरनल एनालिसिस है। यही स्लाइड जो मैंने अभी आपको शो कर रहा हूँ कि जब हम इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो हमने इन एलिमेंट्स पे हम अपने आप को देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इंटरनल एनालिसिस कंडक्ट करना। अच्छा जब इंटरनल एनालिसिस कर लोगे तो फिर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि अच्छा जो हमने इंटरनल एनालिसिस से जो हमें बातें पता चलेंगी तो हमें पता चलेगा अच्छा हम वीक किस एरिया में है और स्ट्रेंथ हमारी किस एरिया में है। तो उनको हम स्ट्रेंथ सेक्शन में लिख लेंगे और जो वीक है उनको वीक सेक्शन में लिख लेंगे। और जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। तो उनको हम ऊपर जो हमें फेवरेबल चीज़ें हमें लगेंगी कि अच्छा ये चीज़ें जो इन्वायरमेंट में चेंज हुई इससे हमें फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 ये इन्वायरमेंट में चेंज आया तो इसने बहुत सारी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, जिसमें फूड पांडा है, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ग्रॉसरी बिजनेसेस की सेल बढ़ गई थी। तो लाइक मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई थी, हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ गई थी। तो लाइक अब देखें इन्वायरमेंट की चेंज को हमने देखना है कि वो हमारे लिए फेवरेबल चेंज है या अनफेवरेबल चेंज है। तो कुछ लोगों के लिए ये थ्रेट भी था। तो लाइक हमने अपने डिजाइन, अपने डिसीजंस उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली करने हैं। तो जब तक हमें इन्वायरमेंट का सही एनालिसिस नहीं होगा हम कभी भी अपनी स्ट्रेटजीज या अपना गेम प्लान या अपना
अपना फ्यूचर प्लान उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम एक्सटर्नल जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमारी जो भी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज को अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में लिख देंगे और थ्रेट्स जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है उनको थ्रेट्स में डाल देंगे। और जब हम इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो इसमें हमें जो पता चलेगा कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको हम स्ट्रेंथ सेक्शन में लिख लेंगे और जो हमारी वीक एरियाज होंगे उनको हम वीकनेसेस में मेंशन कर लेंगे। तो इसको हम कहेंगे स्वॉट एनालिसिस। तो जो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ होंगी उनको हम स्ट्रेंथ में लिख लेंगे, जो वीकनेस है उसको वीक सेक्शन में। तो ये हमारा स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा। जब ये हम सारी चीजें एक उसमें डाल लेंगे, एक एक बॉक्सेस में, एक स्ट्रेंथ वाला बॉक्स, वीकनेस बॉक्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, फिर शायद हमें और भी आसानी हो जाए कि अच्छा अब हमने करना क्या है, किस चीज को हमने मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कोको कोला का स्वॉट एनालिसिस है। उनकी जी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ क्या है कि उनकी ब्रांड बड़ा रिकग्नाइज ब्रांड, हर कोई जानता है कि कोको कोला एग्जिस्ट करता है, उसका मार्केट शेयर अच्छा खासा है, वो बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं कि भाई उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बड़ी कम आती है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये उनकी स्ट्रेंथ है। इस तरह अपॉर्चुनिटीज अभी न्यू मार्केट्स ओपन हो रही हैं, ब्रांड एक्सटेंशन हो रही हैं कि उसी ब्रांड के साथ कोक के भी डिफरेंट ब्रांड्स आ चुके हैं। तो लाइक इसी तरह हमने थ्रेट्स को देखना है कि कोई रेगुलेशन आते जा रहे हैं कि बेवरेजेस के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह हमने उसकी वीकनेसेस को देखना है कि ये बेसिकली कमोडिटी प्रोडक्ट है। लाइक तो हमने जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको स्ट्रेंथ सेक्शन में लिखें, जो वीकनेसेस है उसको वीकनेस सेक्शन में लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या काम करना है, किस तरफ जाना है। अब फॉर एग्जांपल न्यू रेगुलेशन आ रहे हैं, ये थ्रेट्स हैं, तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को उन रेगुलेशन को माइंड में रख के डिजाइन करें ना। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कह रही है कि अच्छा जिस तरह के अभी डिसीजन किया था, तो अच्छा अभी कोक और पेप्सी को हम स्कूल में बैन कर दिया था कि नहीं पी सकते, तो अब ये एक थ्रेट था, रेगुलेशन आया। तो अब पेप्सी एंड कोक को क्या चाहिए कि वो अपने कोई जूसेस लॉन्च करें, कोई लाइक ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें कि जो उनकी हेल्थ इश्यूज ना उसके लिए बनाएं, बच्चों के लिए। तो लाइक हमने जब तक हम ये एनालिसिस नहीं कर लेंगे, मार्केट की स्कैनिंग नहीं कर लेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा, हम भी कभी भी सही डिसीजन नहीं कर लेंगे। तो इसी तरह जब हम ये एनालिसिस कर लेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और इसी तरह हम अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को लिख लेंगे। तो ये हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस हो जाएगा। अच्छा, फिर एक चीज है कि जब भी एनालिसिस हम करें तो वो हमारा ना बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ऐसे ना अवॉइड करना चाहिए कि जी हम बड़े लार्ज सप्लायर हैं तो ये है तो वो है। लाइक ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। हमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि अच्छा जी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे ब्रांड मार्केट शेयर है, हमारी सेल्स हैं, हमारे प्रॉफिट मार्जिन है, हमारा टेस्ट है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारी अच्छी प्रमोशन है। लाइक हमारी स्ट्रेंथ बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। लाइक हम तो ये चीजें आपने जरूर देखनी है। और एक चीज मेरी ज़हन में रखना कि ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन से आती हैं। और इंफॉर्मेशन कहां से आती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग से। वो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उसकी स्कैनिंग से आएंगी। इस तरह आपका जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बड़ा रोल प्ले करता है कि जो भी फॉर एग्जांपल कंपनी में जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है उनका कोई मैनेजमेंट करने का भी कोई मैकेनिज्म है या नहीं। अगर कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो वो हमें बड़ा डेटा प्रोवाइड करता है, तो इंफॉर्मेशन वहां से आती है। तो इस जब इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंपनी के अंदर है और इन्वायरमेंट स्कैनिंग से हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। वो जो चीजें होंगी, जो इंफॉर्मेशन आएंगी, उसको सामने रख के हमें डिसीजंस करने चाहिए। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, देखें एक चीज में रखना कि आपका डिसीजन इंफॉर्मेशन की बेस पे होगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, अप टू डेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो उसकी बेसिस पे जो भी आप डिसीजन करोगे उसके कोई अच्छे कंसिक्वेंसेस आपके सामने नहीं आएंगे। तो लिहाजा आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। फिर आप सही डिसीजन कर सकते हो। फिर जो आप वो डिसीजन करोगे उससे आपकी अनसर्टेनिटी कम से कम होगी। फिर आपके वो जो डिसीजन होंगे वो यूजफुल होंगे। फिर वो जो डिसीजन होंगे उसके आपको कंपनी पे रियल सेंस में फायदा होगा। लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है तो फिर हम कैसे डिसीजन करेंगे? हमने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, ये इंफॉर्मेशन अब कहां से आएगी? हमें वही तो नाज़िल होने से रही। वो ये इंफॉर्मेशन आएगी जब हम कस्टमर सर्वे करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हमें क्या चीज हर्ट कर सकती है। हम जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये इशू है, ये इशू नहीं है, ये चीजें चेंज होने जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान कर सकते हैं।
इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली बड़ा रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और इंटरनल एनालिसिस से जो सिस्टम्स हैं, इनकी ये जो मैनेजमेंट है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ही बेसिकली तमाम इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का, स्टोर करने का, प्लेस करने का एक जरिया है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है, पता चले इंफॉर्मेशन आई है वो किसी कोने में पड़ी हो, हमें पता ही नहीं है कि क्या इंफॉर्मेशन है, तो लिहाजा हमारे पास इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम नहीं है तो ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो ऐसी कंपनीज कभी भी तेजी के साथ प्रोग्रेस नहीं कर सकती जिनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं, क्योंकि ये तो दौर ही इंफॉर्मेशन का है। आपने भी देखा हो, आप छोटे छोटे लोग लाइक लेमैन आदमी, वो आप देखें मसलन उनको पता चल जाए ना कि यहां से लाइक एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो वो उस जगह पे पहले जाके जमीन बाय कर लेते हैं। जी आम मैं लोगों की बात कर रहा हूं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कल को इधर एक्सप्रेस वे बनेगा तो इधर इस एरिया की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, और इसलिए वो पहले जाके जमीन बाय कर लेते हैं, रोड के ऊपर सस्ती जमीन बाय कर लेते हैं। फिर कल को जब बाकी लोग बाद में पहुंचते हैं तो वो जमीन इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो वही उनको बेच रहे होते हैं नए लोगों को, और इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर लेते हैं। वो क्यों प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते हैं? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और उनके पास इंफॉर्मेशन क्या थी कि यहां एक्सप्रेस वे रोड बन रहा है, तो वो उन्होंने पहले से बाय कर ली। फॉर एग्जाम्पल साहिवाल में देख लें, कोई उन्होंने गल्ला मंडी बाहर शिफ्ट की है, कुछ लोगों ने वहां पहले से जाके जमीन बाय कर ली, और जब उन्होंने वो पहले से जमीन बाय की, उनको उस वक्त शायद 1 लाख रुपए मरला था, अब उधर वो 5-6 लाख रुपए मरला दे रहे हैं। अब ये विद इन कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 सालों में उनको मेरे ख्याल में 500-600% प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि यहां गल्ला मंडी शिफ्ट हो रही है। जिन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इंफॉर्मेशन का हमारे बिजनेस में बड़ा रोल है। तो आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतने ही आप बड़े एक्टिव होंगे, आप बड़ी इंफॉर्मेशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होगी, आप डिसीजन आपको बड़े एक्यूरेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन प्लीज आपके पास होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन मैंने कहा कहां से आएंगी? ये स्कैनिंग से आएंगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से, इंटरनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है उसको देखने से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो स्वॉट एनालिसिस में फिर जब हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को जब लिख लें, तो फिर हमने उसकी बेसिस पे स्ट्रेटजीज बनानी है। और स्ट्रेटजीज कन्वर्जन स्ट्रेटजीज होती हैं। मसलन कन्वर्जन स्ट्रेटजीज भी हो सकती है, मैचिंग स्ट्रेटजीज भी हो सकती है। कन्वर्जन स्ट्रेटजीज ये होती हैं कि अच्छा हम अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको कन्वर्ट कर लें स्ट्रेंथ में। मसलन हमारी ट्रेनिंग से लोग हमारे एम्प्लॉयज से खुश नहीं है, ये हमारी वीकनेस है। अब उन एम्प्लॉयज को ट्रेन कर लो तो हमारी कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाएगी। तो हमने देखें अपनी वीकनेसेस को हमने कंट्रोल कर लिया और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह कोई थ्रेट्स हैं तो थ्रेट्स को हम अपॉर्चुनिटीज से रिप्लेस कर दें, उसको हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लें, अदरवाइज वो थ्रेट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थ्रेट है कि ना भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकते, ये एक थ्रेट है रेगुलेशन का। अब इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप जनाब उसका कोई अल्टरनेटिव लॉन्च कर दें प्रोडक्ट का, कि ना आप कोई जूसेस लॉन्च कर दें, कि ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें जिसको गवर्नमेंट फेवर करती है, तो जाहिर है आपने उस थ्रेट को कन्वर्ट कर लिया अपॉर्चुनिटी में। इसी तरह मैचिंग स्ट्रेटजीज हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को उन अपॉर्चुनिटीज के साथ मैच कर लें। कि फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेंथ, आप एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, जिस तरह हम डिपार्टमेंट अपना रन कर रहे हैं बिजनेस। अब हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास बिजनेस फैकल्टी है, हमारे पास पीएचडी लोग हैं, वो बिजनेस एजुकेशन रखते हैं। अब बजाय कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएं तो हम क्या करें कि हम एमफिल लॉन्च कर लें बिजनेस में, हम पीएचडी बिजनेस में लॉन्च कर लें। अब हम उसी अपनी स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बिजनेस फैकल्टी थी तो हमने पीएचडी लॉन्च करने जा रहे हैं। लाइक इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करके, यही हमने काम करना होता है। अब जब हम ये देखें, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आ जाएंगे। जब इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आ जाएंगी। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमें ये बताएंगे कि हमारी कोर कंपिटेंसीज क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे हैं दूसरों से। और इसी तरह जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस हमें ये पता चले कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, अब हम अपनी उन्हीं कंपिटेंसीज को यूज करते हुए, उन्हें अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को यूज करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहते हैं फिट इंटरनल कंपिटेंसीज विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी फर्म की स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। तो लाइक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये बड़ा प्रैक्टिकल सा काम है, लेकिन जब तक हम ये नहीं करेंगे तो शायद हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम एक्यूरेट डिसीजन नहीं कर सकते, हम अच्छे मैनेजर साबित नहीं हो सकते, हम अपनी कंपनी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। तो लाइक शायद हम हमारे वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो। तो इसलिए
इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीक में हम मार्केटिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि आपको ये सेशन आपके लिए बड़ा यूजफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।